हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है महाजनपद काल। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए तो वह जो टॉपिक थे उनमें जो है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोग इतने जागरूक नहीं थे। जैसा कि आप सिंधु घाटी सभ्यता में देख रहे होंगे कि लोग वहाँ पे जागरूक तो थे, बट उस टाइम पे कोई यह नहीं जानता था कि क्या कोई राजा भी होता है, क्या कोई प्रजा भी होती है। तो इन सारी चीजों का जो भी विकास हुआ तो वह होता जाकर के है महाजनपद काल से। क्योंकि अब आप देखो वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो है लड़ाइयां तो होती थी, बट वह किस कारण होती थी कि भाई आप मेरा भूसा क्यों चोरी कर रहे हो, आप मेरी गाय क्यों चोरी कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लड़ाई होती थी। बट यहां पे क्या होता है कि जैसे ही महाजनपद काल आता है तो लोग यहाँ पे लड़ाई किस लिए करते हैं, युद्ध यहाँ पे किस लिए करते हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य का विस्तार कर सकें, ज्यादा से ज्यादा धन ला सके, ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य को डेवलप कर सके। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वहां पे लड़ाई होती थी। तो आज हम लोग जो भी महाजनपद काल में जानेंगे तो इससे रिलेटेड ही जानेंगे। तो मेरा नाम है आदित्य कुमार मिश्रा और मैं इस चैनल पे आपके लिए एंडेसेंट हिस्ट्री का कोड लाता हूं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप जो है हेडफोन्स लगा लीजिए और अपने साथ एक नोटबुक जरूर रख लीजिए, ताकि मैं यहाँ पे जो भी आपको बताऊं, जो भी मैं आपको दिखाऊं या जो भी मैं आपको सिखाऊं तो वह आप जो है ज्यादा से ज्यादा माइंड में फिट करने के लिए आप उसको लिख लो, और जो भी आपको अपनी तरफ से बातें याद आती हैं तो आप उनको भी लिख लो। ठीक है, ताकि जब भी आप आंसर राइटिंग करो या जब भी आप कुछ भी करो तो वहां पे आप उन सारे पॉइंट्स का यूज कर सको। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इजी में पढ़ाने वाला हूं, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। आपको एकदम सही तरीके से सारे महाजनपद, सारी चीजें आपको एकदम सही तरीके से याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर जो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें जो है हमारा कोड स्टडीएस जरूर यूज करिए, क्योंकि अगर जो आप स्टडीएस कोड को यूज करोगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी अनअकैडमी के प्लस को परचेस करते हैं किसी भी कोर्स को तो वहां पर जाकर के आप स्टडीएस के कोड को जरूर यूज करें। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और आप हमारी टीम को भी मेल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हुई। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं महाजनपद। देखिए, अगर जो बात करें महाजनपद के बारे में तो सबसे पहले आपके दिमाग में महाजनपद का क्या ख्याल आता है। ठीक है, तो महाजनपद, महा यानी कि बड़ा, जनपद यानी कि जिला। ठीक है, जैसा कि आप अगर जो नहीं महाजनपद के बारे में जान रहे हो या आप ऐसे समझो कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, या कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार महाजनपद को पढ़ रहा है तो वह क्या दिमाग लगाएगा कि महा यानी कि बड़ा या विशाल, जनपद यानी कि जिला। तो जो ऐसा जिला जो बहुत बड़ा था, बड़ा विशाल था, ठीक, तो आप इस चीज को दिमाग लगाओगे, बट ऐसा नहीं है। महाजनपद प्राचीन काल में उस राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहते थे जो प्राचीन भारत में उस टाइम पे विद्यमान थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहते थे महाजनपद। और महाजनपद जो काल था वह कई अन्य नामों से भी जाना जाता था। जैसे आप बात करें तो सूत्रकाल भी कहते थे, बुद्ध युग भी कहते थे, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत भी कहते थे। अब यहां पे एक पॉइंट आपके दिमाग में आया कि भाई आदित्य, यह द्वितीय नगरीकरण क्यों कहते थे, क्योंकि प्रथम नगरीकरण फिर कहां पे हुआ जाके। तो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था प्रथम नगरीकरण। ठीक है, अगर जो जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो वह इजिली यहाँ पे इन सारी चीजों को कलेक्ट कर रहे होंगे, बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप ऐसा क्यों करोगे, आप जाकर के प्लेलिस्ट वहां पे चेक करोगे तो वहां पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट हम लोगों ने क्रिएट कर दिए। तो सबसे पहले आप जाकर के देखो, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखो आके। देखो अब यहाँ पे क्या है कि उत्तर वैदिक काल से ही जो है हम लोगों को महाजनपदों का उल्लेख मिलने लगा था। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल था। अब आप देखो उत्तर वैदिक काल में फंस गया कि भाई ये उत्तर वैदिक काल क्या होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जाकर के वीडियोस देखो जाके, क्योंकि वैदिक काल में जो है दो काल थे, पहला तो ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल।
तो उत्तर वैदिक काल, ये उसे उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप इन सही चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो और वीडियोस को रेगुलर देखो। ठीक है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में भी जो है कुछ जनपदों का उल्लेख किया गया है और बौद्ध ग्रंथों में भी जो है इनका कई बार उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ थे? तो जो बौद्ध ग्रंथ हम लोगों को मिलते हैं वह मिलते हैं अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। जो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु है और यह दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। अब बात करते हैं भगवती सूत्र, तो यह एक जैन ग्रंथ है। तो यहां से जो है हम लोगों को 16 महाजनपद है उनके बारे में उल्लेख मिलता है, उनके बारे में हम लोगों को तथ्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे अंगुत्तर निकाय है हमारा, यह जो अंगुत्तर निकाय है यह जो है हम लोगों को 16 महाजनपद प्रमाणित करके देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि महाजनपद कितने थे? 16। आप बिल्कुल सही बता रहे हो, बट वह कौन कौन से थे? तो देखो, पहला जो था वह था अंग, दूसरा गांधार, तीसरा कंबोज, चौथा अस्मक, पांचवा वत्स, छठा अवंती, सातवां सूरसेन, ठीक है, आठवां चेदी, नवां मल्ल, 10वां कुर, पांचाल, मत्स्य, वज्र, काशी, कौशल, मगध। देखो यहाँ पे हो गया 16 ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो यह जो है 16 हमारे क्या हो गए? महाजनपद। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखो, अंग, मल्ल, गांधार, कुरु, कंबोज, पांचाल, अस्मक, मत्स्य, वत्स, वज्र, अवंत, काशी, सूरसेन, कौशल, चेदी, मगध। ठीक है, तो यहां पर आपको सारी चीजें डिस्कस आ गई। यहां पे सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, यहां पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आप एक चीज समझो कि जो 15 महाजनपद थे यहां पे अस्मक को छोड़ के, जो 15 हमारे महाजनपद थे वह जो है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित थे। बट जो हमारा अस्मक था वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसने क्या किया कि भाई देखो, हमको जो है आपके साथ रहने का नहीं है, हम अपना अलग बनाएंगे जाके। तो जितने अदर थे वह तो नर्मदा नदी के उत्तर साइड में रहे, बट जो हमारा अस्मक जी थे उन्होंने छोड़कर गोदावरी नदी की ओर प्रस्थान किया। यहां सारी चीजें आपको समझ में आ गई। और मैंने जैसा कि आपको बताया, महाजनपद काल के कारण ही द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, सारे राज्यों के बारे में, सारे चीजों के बारे में। देखो, पहला है हमारा अंग। तो यह जो है सबसे पूर्व में स्थित जनपद था। जो अंग था हमारा, यह सबसे पूर्व में स्थित जनपद था। इसके अंतर्गत आधुनिक जो मुंगेर था और भागलपुर जनपद सम्मिलित थे। इसकी राजधानी जो थी वह चंपा थी, क्योंकि चंपा नदी जो है अंग के चंपा नदी अंग की तरफ से ही बहती थी और जो अंग था वह चंपा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो जो चंपा नदी थी वह अंग को और मगध को अलग करती थी। और इसके कारण होता क्या है कि भाई मगध कहता है या तो आप मेरे में मिल जाओ, अंग कहता है या तो आप मेरे में मिल जाओ। तो दोनों ने यहाँ पे अपनी शक्तियां दिखाई। जब शक्तियां दिखाई, मगध बड़ा शक्तिशाली था, उसने क्या किया, अंततोगत्वा मगध ने अंग को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो आपको अंग जो है वह एकदम क्लियर समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं फिर से अभी बता दूंगा। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मगध के बारे में। देखो, मगध जो है वह जो हमारा आधुनिक पटना पड़ता है ना बिहार साइड में, और जो गया है और जो शाहाबाद है, यह जिले जो हैं प्राचीन काल में मगध के ही क्षेत्र में आया करते थे। तो अब क्या हुआ कि भाई अब तो पटना हो गया, गया हो गया, कौन जाने मगध क्या है, लेकिन उस टाइम पे लोग जो है इसको मगध के नाम से ही जाना करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन लोगों का समावेश होता है। और होता क्या है कि जो मगध था वह अंग एक राज्य, यह जो उसके बारे में हमने पढ़ा, और वत्स इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन राज्यों के बीच में स्थित था, मतलब कि जो मगध था वह बीच में फंसा हुआ था, लेकिन बड़ा ही शक्तिशाली था। तो इसने क्या सोचा कि भाई अगर तुम दोनों राज्यों को अपने पास ही कर लेंगे तो यह हमारी रक्षा करेंगे और मैं बीच में बैठा बैठा खाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं काशी। देखो, काशी से आपको क्या ध्यान आता है?
काशी से आपको एक चीज ध्यान आती है, वह आती है महाकाल। महाजनपद जो उस टाइम पे काशी था वह महाकाल, यानी कि शिव जी का मंदिर। शिव जी का मंदिर यानी कि आप वाराणसी पहुंचो, ठीक है। वाराणसी यानी कि BHU, कुछ लोग उसको BHU के नाम से जानते होंगे, ठीक है, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे जो है काशी जो हमारा है, इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और आरंभ में जो था वह काशी सबसे शक्तिशाली था। बट होता क्या है कि भाई एक कौशल जी जो थे वह आए काशी के पास और बोले कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, तो उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पे जो काशी था वह थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। तो काशी ने क्या किया कि भैया हमें लड़ाई नहीं करनी है, हम अपना आत्मसमर्पण आपके सामने किए देते हैं। तो अंततोगत्वा काशी ने कौशल के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। और होता क्या है कि भाई जब आगे जो है हम देखेंगे कि कालांतर में जो है काशी को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। तो आप कहोगे भाई ये अजातशत्रु क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि इसके पहले हमने इस वीडियोस में आपको नहीं पढ़ाया मगध के बारे में, ठीक है। तो मगध के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति है, वहां पे एक प्राणी है, वह आएंगे अजातशत्रु। तो यह कहां से रिलेट कर रहे हैं? यह मगध से रिलेट कर रहे हैं। तो अजातशत्रु जी आएंगे, इनके बारे में हम लोग पूरा विवरण पढ़ेंगे, सारी चीजों को एकदम से अच्छे से जानेंगे। उस लेक्चर को आप मिस मत करना, क्योंकि अशोक भैया भी उसी में है। अब बात करते हैं कौशल अवध की। देखो इसकी जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी, और जो इसके अंतर्गत का जो क्षेत्र था वह हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वह जो है यहाँ पे समावेश करता था। कौशल में पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारा आया करता था। और एक बात करें तो कौशल की एक बहुत ही अच्छी नगरी थी, बहुत ही पवित्र नगरी थी, जिसका नाम था अयोध्या, जिसका संबंध जो है वो राम जी के जीवन से जोड़ा जा गया। और यहां पे एक नदी भी बहती थी। आप देखो अयोध्या में कौन सी नदी बहती है, आप तुरंत दिमाग लगाओ। कौशल में, अयोध्या में कौन सी नदी है? कौन सी? सरयू। तो जो सरयू नदी थी वह कौशल को दो भागों में डिवाइड करती थी, पहला उत्तरी कौशल, दूसरा दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की तो चलो राजधानी श्रावस्ती थी, भाई दक्षिणी कौशल की क्या थी? तो दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वह थी कुशावती, ठीक है। और यहां का जो राजा बुद्ध का समकालीन प्रसेनजित था, जो यहां का राजा प्रसेनजित था वह बुद्ध के ही समकालीन था। समकालीन का मतलब क्या होता है कि यहां पे बुद्ध जी हैं तो यहां पे प्रसेनजित हैं, यह उनके समकालीन हो गए, ठीक है। या तो प्रसेनजित को बुद्ध के समकालीन कहो या बुद्ध को प्रसेनजित के समकालीन करो, क्योंकि बुद्ध जी ज्यादा आदरणीय है तो बुद्ध जी के ये समकालीन थे, ना कि बुद्ध जी इनके समकालीन थे, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, बात दोनों एक ही है बट बात दोनों अलग भी है। तो कौशल आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वज्र के बारे में, जो उत्तरी बिहार हमारा है। तो यह जो था मगध के उत्तर में स्थित यह था, और यह जो था कुल 8 कुलों से मिलकर बना हुआ था, और इसमें 3 कुल प्रमुख थे, विदेह, वज्र एवं लिच्छवी। तो जो लिच्छवी था इसके बारे में हम लोगों ने एक जो अभी वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लिच्छवी के बारे में। तो आप लोग जो है जाकर के देखो जाके, और आप एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि लिच्छवी का संबंध किससे था, बुद्ध जी से या महावीर जैन जी से? लिच्छवी का संबंध किससे था, महावीर जैन जी से या बुद्ध जी से? ठीक है। अब बात करते हैं मल्ल की। तो गोरखपुर और जो देवरिया का जिला है यह मल्ल के ही आसपास का क्षेत्र था, और इसके भी 2 भाग थे। पहला जो इसकी राजधानी थी वह कुशीनारा, और जो दूसरी थी इसकी पावा, ठीक है। तो होता क्या कि कुशीनारा में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी सॉरी, ठीक है। तो जो कुशीनारा थी उसमें जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो यह जो कुशीनारा थी इसकी जो पहचान की जाती है आधुनिक काल में, तो देवरिया जो हमारा जिला पड़ता है
उसमें एक कस्या नामक स्थान है, तो उससे की गई है। जो कुशीनारा की जो की गई है वह की गई थी कस्या। अब बात करते हैं चेदी। तो चेदी जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित था और ये यमुना और नर्मदा नदी के बीच में स्थित था। जैसा कि मैंने आपको बताया सारे जो थे 15 वह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित थे और यह जो है कुरु महाजनपद की तरह बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र था। इसके बारे में इतना ही जानने वाला है। अब बात करते हैं वत्स के बारे में। तो यह जो इलाहाबाद का क्षेत्र था यह वत्स ही कहलाता था। तो इसकी जो राजधानी थी वह थी कौशाम्बी। और यहाँ पे होता क्या है कि जब हस्तिनापुर में उत्तर वैदिक काल में बाढ़ आ जाती है, जब उत्तर वैदिक काल का जब अंत होता है तो उस टाइम पे बाढ़ आ जाती है, तो लोग उसको छोड़ करके एक नए नगर को प्रस्थान करते हैं, ठीक है, जो प्रयाग कहलाता है। प्रयाग के पड़ोस में ही कौशाम्बी है, तो वहां पे ये लोग पलायन कर जाते हैं। और जो यहाँ का राजा था, ठीक है, उदयन, वह जो है बुद्ध के ही समकालीन था। समकालीन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो अब बात करते हैं कुरु। जो थानेसर, दिल्ली और मेरठ के जो जिले थे वह कुरु कहलाते थे, ठीक है। तो जो इसकी राजधानी थी वह क्या थी, इंद्रप्रस्थ। तो जो कुरु की राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ थी। अब बात करते हैं मत्स्य की, जो जयपुर का इलाका है हमारा। तो जो इसकी राजधानी थी वह थी विराटनगर और जो विराटनगर की स्थापना की थी वह विराट नामक व्यक्ति ने की। तो उसने अपनी ही एक राजधानी बना दी कि भाई विराटनगर इसकी राजधानी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ तक, इन सारी चीज़ों को समझ गए। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा बट आप यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं पांचाल। जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले थे वह पांचाल के नाम से जाना जाया करते थे। और पांचाल के भी जो है वह दो भाग थे, पहला उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिचत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, काम्पिल्य। तो उत्तर वैदिक काल की तरह ही जो कुरु और पांचाल थे इनका महत्व नहीं रह गया था, ठीक है, क्योंकि यह जो है किन्हीं न किन्हीं महाजनपदों से जाकर मिल गए। तो भाई हम आपका क्यों, और कुरु क्या था, कुरु की प्रॉब्लम क्या हुई कि उसने जो है वहां से पलायन करके नई जगह चुन ली थी, ठीक है। अब बात करते हैं सूरसेन, मथुरा। मथुरा जो है सूरसेन राज्य की राजधानी थी। यहाँ का शासक अवंतिपुत्र महात्मा बुद्ध का ही अनुयायी था। जो यहाँ का एक शासक हुआ अवंतिपुत्र, वह जो है महात्मा बुद्ध जी का ही अनुयायी था। तो मथुरा से आपको क्या याद आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अस्मक, जो गोदावरी नदी के साइड में स्थित था और इसकी जो राजधानी थी वह थी पोतना। और जो यहाँ का शासक जो था वह इक्ष्वाकु वंश के ही थे। इक्ष्वाकु वंश यानी कि जो राम जी से रिलेट करता था, ठीक है। तो पहले जो राम जी का वंश था वह इक्ष्वाकु वंश ही था, बट उसके बाद जो है वो रघुकुल के हो गए क्योंकि रघु जी ने वहाँ पे जन्म लिया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। कभी कभार जब भी धार्मिक बातें आई या कोई भी टॉपिक हम लोगों ने छेड़ा तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। बट अभी के लिए इतना ही जानना है कि इक्ष्वाकु वंश राम जी से रिलेट करता था, बट यहाँ पे राम जी से रिलेट करना एक अलग की बात है। बट जो अस्मक था वहाँ पे जो है इक्ष्वाकु वंश के ही लोग राज्य करते थे। अब बात करते हैं कम्बोज के बारे में। तो यह जो था दक्षिण पश्चिम जो कश्मीर और जो अफगानिस्तान का भाग है वह कम्बोज कहलाता था और यह आधुनिक काल के राजौरी एवं हाजरा जिलों में स्थित था। यह जो आधुनिक काल का राजौरी और जो हाजरा जिला है वहां पे स्थित है। अब बात करते हैं अवंती, मालवा के बारे में। तो जो आधुनिक मालवा वह मध्य प्रदेश के कुछ भाग मिलकर अवंती जनपद का निर्माण करते थे। प्राचीन काल में अवंती के भी दो भाग थे, पहला उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिणी अवंती। तो जो पहला अवंती था उसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन, यानी कि जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी उज्जैन, और जो दक्षिणी राजधानी थी वह थी महिष्म, ठीक है। तो इन दोनों राज्यों को आपको याद रखना है, अवंती और महिष्म, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि अवंती जो है किसकी, अवंती की राजधानी क्या थी तो आप उज्जैन लगाओगे, बट अगर जो पूछता है दक्षिणी राजधानी क्या थी तो आप लगाओगे महिष्म,
तो यहाँ का एक राजा था चंड प्रदोत, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत ही फेमस हुआ है। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। जो एक शिशुनाग था उसने जो है अवंती को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है, मगध सम्राट था। अब बात करते हैं गांधार, जो यहाँ पे लास्ट है हमारा। मगध जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मगध ही आगे एक उभर के महाजनपद बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर लेता है, बहुत ही आगे निकलता है। तो इन सारी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे तो सही चीज़ें याद हो जाएंगी, एकदम से आप पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं याद होगा ना। तो गांधार जो है वो जो आज का पेशावर और रावलपिंडी के जो जिले हैं, आई थिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र लगता है। तो इसकी राजधानी जो थी वह तक्षशिला थी, और तक्षशिला तो आप जानते हो यूनिवर्सिटी। तो जो तक्षशिला था वह प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार में पुष्कर सारण राज्य करता था। तो उसने क्या किया कि जो यहाँ का नरेश मगध का बिंबिसार था उसको अपना एक राजदूत और एक पत्र लिखकर भेजा था, ठीक है। तो इतना हम लोग अभी जान लेते हैं। बिंबिसार के बारे में हम लोग आगे जानेंगे क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मगध, इसको आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इसको हम लोग थोड़ा देर में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग सारी चीज़ों को जान लेते हैं जितना हम लोगों ने शुरुआत से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो महाजनपद को कई नामों से जानते हैं, जैसे सूत्रकाल, बौद्ध युग, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत, प्रथम नगरीकरण, सिंधु घाटी सभ्यता। महाजनपद काल जो है प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख भी मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, यह बौद्ध ग्रंथ थे। और जो हमारा भगवती सूत्र था यह जैन ग्रंथ था। तो यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होते हैं 16 महाजनपद, ठीक है। तो यह जो है अंगुत्तर निकाय से हम लोगों को 16 महाजनपदों के बारे में विवरण मिलता है। अंग, गांधार, कंबोज, अस्मक, वत्स, अवंती, सूरसेन, चेदी, मगध, कौशल, काशी, वज्जी, मत्स्य, पांचाल, कुर, मल्ल, यह जो थे महाजनपद थे 16। तो जो अस्मक था यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, बट जो यहाँ पे और जो 15 थे वह कहाँ पे स्थित थे? वह जो पूरे के पूरे थे वह स्थित थे हमारे नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अंग के बारे में। तो ये सबसे पूर्व में स्थित जनपद था और इसकी जो राजधानी थी वह थी चंपा, क्योंकि चंपा नदी के साइड में स्थित था। तो अंग की जो चंपा नदी थी वह मगध और अंग को 2 भागों में डिवाइड करती थी, और इसके बाद होता क्या कि मगध ने इसको अपने राज्य में मिला लिया। मगध यह आधुनिक पटना और गया और जो शाहाबाद का जिला है उसको कहते थे। और इसकी जो हम बात करें तो मगध जो है अंग और वत्स राज्यों के बीच में स्थित था। काशी की बात करें तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली था, बट कौशल इसको अपने आप में मिला लेता है। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश का समावेश होता था। कौशल की जो सरयू नदी थी इसको 2 भागों में डिवाइड करती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। वज्र की बात करें तो मगध के उत्तर में स्थित था। यह कुल 8 राज्यों से मिलकर यह जो राज्य था कुल 8 कुलों से मिलकर बना था। इसके 3 प्रमुख कुल थे, विदेह, वज्जी एवं लक्ष्मी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मल्ल की बात करें तो गोरखपुर और देवरिया का जिला था। इसके भी 2 भाग थे, एक की राजधानी कुशीनारा और दूसरी की राजधानी पावा थी। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वह यहीं पे हुई थी, कुशीनगर। चेदी की बात करें तो यह यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र था। यह कुरु महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका था। वत्स की अगर बात करें तो इलाहाबाद का क्षेत्र था। जब कुरु में जो है हसनापुर में जब जो है बाढ़ आई तो वहाँ पे उत्तर वैदिक काल से ही जो है लोगों ने प्लान कर दिया और यहाँ पे आकर बच गए समीप, यानी कि जो प्रयाग के कौशाम्बी में स्थित हो गए जाके। बात करते हैं कुरु यानी कि थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ के जिलों की। तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर इसकी राजधानी थी और विराटनगर की स्थापना विराट नामक व्यक्ति ने की थी। पांचाल की बात करें तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जो जिले थे वह पांचाल ही कहलाते थे। और इसके भी 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। उत्तर वैदिक काल की तरह ही कुरु एवं पांचाल प्रदेशों का महत्व नहीं रह गया था। सूरसेन, मथुरा, सूरसेन की राजधानी जो है वो एक मथुरा का राज्य था, इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ का शासक अवंतीपुत्र जो है वह महात्मा बुद्ध जी का अनुयायी था। अस्मक की बात करें तो गोदावरीपुर,
इसकी राजधानी पूतना थी। यहाँ का शासक जो है चाबको वंश के ही थे। कंबोज की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वह जो है राजौरी और एवं हाजरा किलो के बीच में स्थित थी, और यह जो आधुनिक काल का राजौरी एवं हाजरा है वह वही जिले कहलाते हैं। अवंती मालवा, तो अवंती जो है वह मध्य प्रदेश का भाग था और इसको भी 2 भागों में डिवाइड था। अवंती जो है पहला उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती इसकी राजधानी महेसमो। ठीक है, तो चंद्रप्रदोत जो है यहाँ का एक शक्तिशाली राजा था, बट मगध सम्राट शिशुनाग ने इसको जो है अपने शासन में मिला लिया था। गांधार की बात करें तो पेशावर और रावलपिंडी के जिले थे, तो इसकी राजधानी जो थी वह तक्षशिला थी। तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी थी। तो इसका होता क्या है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक पुष्कर सारिन जो है गांधार का राज्य करता था। उसने जो है मगध के जो नरेश थे बिंबिसार, उनको अपना एक पत्र लिख के भेजा था। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको याद हो गई। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद हो गई होंगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे काशी कहाँ पे है, तो 1 मिनट मैं इसको जरा ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। यह रहा हमारा काशी, यह रहा हमारा मगध। देखो अंग और जो वत्सी है इसके बीच में स्थित है। मल्ल यह रहा हमारा, वज्र ये रहा, कौशला ये रहा, पांचाल यह रहा हमारा, कुरु यह रहा, गांधार देखो ये रहा। ठीक है, कंबोज ये रहा, तो मत्स्य ये रहा, अवंती ये रहा, छेदी ये रहा, अशक ये रहा और हमारा अंग ये रहा। ठीक है, तो ये देखो आप पूर्वी पे पूरे पढ़ रहे हैं ना। सबसे जो पूर्व में स्थित है वह कौन सा था, अंग, और जो दक्षिणी में स्थित था वह कौन था, अस्मक। तो यहाँ पे गोदावरी नदी भी बह रही है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। कुरु ये आपको देखो यह यहाँ पे पड़ गया हस्तिनापुर वगैरह, और जो ये हमारा पड़ता है ना दिल्ली वगैरह का, मेरठ वगैरह का इलाका था ना, तो वह कुरु ही कहलाता था, हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र। तो अब यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जो है स्टडी चैनल को अगर जो लाइक करते हो, फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा, और हमारे वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोगों को भी ज्ञान मिल सके। और स्टडी कोड को आप जरूर यूज़ करो। अगर जो आपको जो है अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी कोर्स चाहिए तो स्टडी कोड को आप जरूर यूज़ करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अन्य चैप्टर्स के बारे में। सो आज के लिए धन्यवाद।